देश की बात में बात अब मुंबई की है। मुंबई के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में नए खुलासे रोज हो रहे हैं और नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब नई जानकारियां सामने आई हैं। एनडीटीवी को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें बड़ी बातें हैं कि शूटर्स के निशाने पर बाबा सिद्दीकी ही थे। हत्या का वक्त भी बेहद सोच समझकर चुना गया था और इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका में बैठे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई हैंडल कर रहा था। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। दशहरे के दिन जो वारदात हुई उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। मुंबई के एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब हत्यारों की धरपकड़ चालू हुई और पड़ताल शुरू हुई तो इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया। एनडीटीवी को इस मामले में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। शूटरों के निशाने पर बाबा सिद्दीकी ही थे। बाबा को ही मारने का था प्लान। पहले ये बात सामने आ रही थी कि शूटर बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे ज़ीशान को भी मारने आए थे, लेकिन एनडीटीवी को अपने सूत्रों से पता चला है कि उनके निशाने पर बाबा और सिर्फ बाबा ही थे। यानी शूटरों को पूरी जानकारी दे दी गई थी कि टारगेट कौन है। सोच समझकर चुना वारदात का समय। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेंज के दौरान वारदात। एनडीटीवी के पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शूटरों ने इस बात की पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि गोलियां कब और कैसे चलानी है। जानकारी के मुताबिक 3 शूटर चेहरे पर कपड़ा बांध कर आए थे। बाबा सिद्दीकी को पुलिस सुरक्षा मिली थी और जिस समय पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेंज हो रही थी तब शूटरों ने फायरिंग की। शूटरों को पता था कि वो किसको मारने आए हैं। बाबा के बेटे को मारने का प्लान नहीं था। वारदात के वक्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चेंज हो रही थी। एक पुलिसकर्मी था लेकिन उसने फायरिंग नहीं की। 9mm पिस्तौल से हत्या। विदेश से आए थे हथियार। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी गई। ये सामने आ रहा है कि शूटरों ने 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया था। हथियार विदेशी थे। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में क्राइम ब्रांच के हाथ तीसरी पिस्टल भी लग गई है। हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों ने काले बैग में रखी पिस्टल को वहीं इंसिडेंट स्पॉट के पास फेंक दिया था। इस बारे में जानकारी दोनों गिरफ्तार आरोपी धर्मराज और गुरमेल ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी, जिसके बाद जगह पर जाकर क्राइम ब्रांच ने इस हथियार को बरामद कर लिया है। सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट का प्रयोग। इस पूरी वारदात के लिए बहुत ही शातिराना प्लानिंग की गई। मोबाइल या लैंडलाइन से बात नहीं होती थी। ऐसे तरीके अपनाए जाते जिससे कि कोई पकड़ ना पाए। मुख्य आरोपी माने जाने वाला शुभम लोनकर, जो कि फिलहाल फरार है, मुंबई पुलिस सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में भी उससे पूछताछ कर चुकी है, मगर सबूतों के अभाव में उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। अमेरिका से लॉरेंस के भाई अनमोल का इशारा। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका और कनाडा तक हैं। पटियाला जेल में मर्डर की प्लानिंग। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग इसी साल जून में शुरू हुई, जब पंजाब की पटियाला जेल में लॉरेंस का गुर्गा ज़ीशान अख्तर बंद था। वहां उसकी मुलाकात गुरमेल से हुई। गुरमेल को ज़ीशान ने ही लॉरेंस गैंग में शामिल करवाया और वहां से हत्या की प्लानिंग शुरू होती है। शूटरों का हैंडलर हो सकता है शुभम लोनकर। लॉरेंस का अपना भाई अनमोल अमेरिका में है और ये सामने आ रहा है कि वो ही पूरी वारदात को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस मामले की एक कड़ी है शुभम लोनकर, जिसे लॉरेंस गैंग का सदस्य माना जा रहा है। शुभम ने ही फेसबुक पर पोस्ट करके बताया था कि हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग है और निशाने पर सलमान खान और उसके दोस्त हैं। एनडीटीवी की जानकारी के मुताबिक शुभम ने ही शूटरों को पैसे दिए थे। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड अमेरिका में बैठे लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई था, जिसने हर कदम पर वही से कोऑर्डिनेट किया। वही पुणे का शुभम लोनकर इस पूरे मामले में शूटर्स का हैंडलर बताया जा रहा है, जिसने ग्राउंड पर रहकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस के रडार पर ऐसे कई किरदार है जिसने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, इस हत्याकांड के पीछे की परतें खुलती जा रही हैं। इसके तार कई राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं।
एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि दो मुख्य आरोपी शिवा और जीशान अभी तक फरार हैं। मुकेश सिंह सेंगर, पारस दामा और सुजाता द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लगातार जानकारियां दे रहे हैं जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं। मुकेश, आपसे अब ये बैग भी सामने आ गया, जो जांच एजेंसियां हैं पकड़ भी रही हैं इन तमाम आरोपियों को। आज की बात करें तो कहां तक जांच पहुंची है? देखिए निधि, ये बहुत लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कोई आम मर्डर नहीं है, कोई आम हत्याकांड नहीं है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर है। और जिस तरह से मर्डर को अंजाम दिया गया है, इसकी तैयारी 4-5 महीने पहले से हो रही थी। और हमने पहले भी देखा कि किस तरह से लॉरेंस ने इसके पहले जितनी भी टारगेट किलिंग करवाई हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हो या और किसी की टारगेट किलिंग हो, उनमें महीनों पहले जो लॉरेंस बिश्नोई है वो तैयारी करता है। प्लानिंग जेल से शुरू होती है, जेल से शुरू होकर फिर विदेश जाती है। विदेश में जो उसके हैंडलर हैं वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर लोकल गैंगस्टर जो हैं वो शूटरों को हायर करते हैं। लॉजिस्टिक मुहैया कौन कराएगा, उसकी हायरिंग अलग से होती है। रेकी कौन करेगा, उसकी हायरिंग अलग होती है। और अगर आरोपी पकड़ जाते हैं तो एक लीगल टीम होती है लॉरेंस की, वो तुरंत सामने आती है और कोर्ट में उनके केसेस लड़ती है। तो लॉरेंस जिस तरह से अपना सिंडिकेट चला रहा है, एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह अपने पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। और इस हत्याकांड में भी ये बात सामने आई है कि जो गुर्गे पकड़े गए हैं, उन गुर्गों ने खुद कहा है कि वो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। जो जीशान अख्तर है, उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसके बारे में सबको पता है कि वो लॉरेंस के लिए लंबे समय से काम कर रहा था। उसके साथ में उसके गैंग में सौरभ महाकाल है, जो कि पुणे का रहने वाला है। सलमान खान के घर में जब उनके जो पिता हैं सलीम खान, उनको जब एक धमकी भरा पत्र मिला था, तब भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। तो तमाम जो सबूत अब तक मिले हैं, वो साफ साफ इशारा करते हैं कि इस पूरे हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई है। और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठकर इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया है। इसमें हो सकता है कि साथ में रोहित गुदारा हों, गोल्डी बराड़ हों, क्योंकि ये सारे लोग अमेरिका में हैं और वहाँ से बैठकर कई टारगेट किलिंग करवा चुके हैं। कई ऐसे मामले, बड़े मामले हैं जो एक्सटॉर्शन के हैं, जिनको ये अंजाम दे रहे हैं। तो हत्याकांड में की जांच जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से इसकी कॉन्स्पिरेसी हुई है, मल्टी लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है, जो शुरू जेल से होती है लेकिन विदेश तक जाती है। गुजरात से लेकर पुणे तक जाती है, पंजाब तक जाती है, हरियाणा तक जाती है और उत्तर प्रदेश जाती है, जहां बहराइच में 2 लड़के आज पकड़े गए हैं। एक हरीश है और दूसरा अनुराग कश्यप है, जो कि धर्मराज कश्यप के जानने वाले हैं। और पुणे में जो कारोबार था हरीश का, वो था जो कबाड़ होता है उसका कारोबार था, जहां पर ये जो धर्मराज कश्यप है वो काम करता था। तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और लगातार अब जो मुंबई पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि इस मामले में जो शिवा है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार उसी के मोबाइल पर अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि किस तरह से काम करना है। अब आगे की जानकारी जो है वो हमारी सहयोगी सुजाता देंगी। जी सुजाता। बिल्कुल मुकेश, देखिए ये जो पूरा गिरोह है ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुका है, जहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच और तमाम जो जांच एजेंसियां इस पूरे मर्डर केस के पीछे अब अपनी जांच शुरू कर चुकी हैं। उनको पता लगा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से बैठ कर करते थे। तो ऐसे में इनकी जो मुलाकात है वो तमाम अपराधियों से कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसको लेकर भी जो है तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर जांच शुरू हो चुकी है। आज 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस पूरे केस में हमने देखा कि एक जहां पर यूपी के बरेज से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो पुणे में एक दुकान में काम करता था, लेकिन वहां से उसे गिरफ्तार कर जो है अब ले आया गया है मुंबई, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक बैग बरामद हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच को, जो ठीक उस स्पॉट से थोड़े से 100 मीटर पीछे पाई गई है, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच इसके तार उस चीज से जोड़ रही है कि कहीं इस पूरे बैग
में जो दस्तावेज है क्या वो उन हथियार से जो है जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने जैसा कि आज अपने स्टेटमेंट में बताया है कि निर्मल नगर की जो तमाम फायरिंग के इंसिडेंट है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े जा सकते हैं, और जैसा कि आपने भी अपनी जानकारी में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें साफ साफ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। दोस्ती और दुश्मनी, ये दो बड़े एंगल है जिसमें सलमान खान की दोस्ती बाबा सिद्दीकी के साथ कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह का दुश्मन बना गया, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार वार किया गया और उन्हें जो है उनकी तमाम जो उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे कई सारे सबूत हैं जो इस समय मुंबई पुलिस के सामने एक चेतावनी के तौर पर खड़ी होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे कहा जा सकता है मर्डर में भूमिका निभाई तो वो ज़ीशान ने निभाई है। ज़ीशान अख्तर जो खुद को जालिम बताता है, जुल्मी बताता है इस अंडरवर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं इस पूरे गिरोह में एक हैंडल के तौर पर काम कर रहा था। चाहे वो तमाम अपराधियों तक उनके बंदूक पहुंचाना हो या उनको पैसे देना हो, ये पूरा काम जो है ज़ीशान द्वारा किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है जिसपे शुभम लोंकार, जिसने इस पूरे घटना की जो तमाम अपराध है वो खुद के सर लिया है, उससे भी जो है इस समय पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट कस्टडी उनको नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच कहीं ना कहीं इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इसके जो अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ रहे हैं वो इस समय जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि एक और जहां बाबा सिद्दीकी के बाद क्या ज़ीशान सिद्दीकी भी इन अपराधियों के रडार पे थे, क्या वो भी इस पूरे मिशन के टारगेट थे, इसको लेकर भी तमाम जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल सलमान खान और तमाम ऐसे बॉलीवुड से कुछ जिनमें एक कॉमेडियन का भी नाम सामने आ रहा है, हालांकि सूत्र उनका नाम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या कोई खतरा अब भी मंडरा रहा है, इसको लेकर इनकी भी सुरक्षा जो है वो फिलहाल बढ़ाई गई है। लेकिन इस समय बाबा सिद्दीकी से उनकी हत्या के तमाम जो तार हैं वो जोड़ने की कोशिश क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है। जी मुकेश। बिल्कुल सुजाता, तो मुंबई पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी जो सुजाता हैं उन्होंने बताया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दाऊद को चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि माया नगरी मुंबई का नया डॉन वो खुद को समझता है, इसीलिए उसने दाऊद का नाम लगातार उसके गैंग के लोगों ने लिया है। अब इस मामले में जो मुंबई पुलिस है वो मोटिव को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी निधि। मुकेश, आपका भी इस जानकारी के लिए और तमाम जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। सुजाता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते ये भी बता दें, जो मुकेश ने जिक्र किया है कि इस बीच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बहराइच से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हरीश और अनुराग कश्यप हैं। दोनों आरोपी धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट में कहा है कि हरीश ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की वित्तीय सहायता प्रदान की थी और साजिश में भूमिका थी। शिव कुमार और वो एक ही गांव के हैं। कोर्ट ने हरीश कुमार को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ 13 साल की एक नाबालिग का अपहरण करके, बलात्कार करके और फिर उसे जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। 8वीं में पढ़ने वाली लड़की जंगलों में बेसुध हालत में मिली थी। परिजनों को किसी ने फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो लड़की का गला और हाथ पैर दुपट्टे से बंधे हुए मिले। बताया जा रहा है कि लड़की सोमवार की सुबह अपने घर से शौच के लिए निकली थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो घर वाले थाने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि मामले में FIR दर्ज कर लड़की की मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 4 बजे खेत में शौच के लिए गई थी और घर वापस नहीं आई है तथा कुछ देर बाद खेत में हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 64 BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया है, जहां पे उसकी हालत स्थिर है। मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है घटना का सफल अनावरण के लिए। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां के महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई थी। आज मृतक राम गोपाल मिश्र के घर वाले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है। और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की है, जो पूरी हो जाए। क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे। ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। और बहराइच में ताज़ा हालात की बात करें तो हिंसा के बाद स्थिति काफ़ी काबू में। हिंसा आपको बता दें आज नहीं हुई, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इंटरनेट भी बंद है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती की हुई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। अब हिंसा के 30 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि हिंसा के मुख्य आरोपी की तलाश अब भी जारी है। रविवार को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसका असर सोमवार को पूरे दिन देखने को मिला। और बहराइच से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह दे रहे हैं हालात पर और जानकारी। मैं ठीक उसी महाराजगंज में हूं जहां पर रविवार शाम को हिंसा हुई थी और राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की हत्या हो गई। और इसके बदले में लोगों ने सोमवार को पूरे दिन हिंसा करके न सिर्फ महाराजगंज बल्कि बहराइच ज़िले के कई ऐसे इलाके थे जहां पर हिंसा की। ये ठीक वो जगह है जहां पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी और सामने वो धार्मिक स्थल है जिस धार्मिक स्थल की तरफ से पथराव हुआ था। तो यहाँ मेरे सामने जिलाधिकारी मौजूद हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं और न सिर्फ महाराजगंज में बल्कि आसपास में भी इसी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सामने की तरफ भी आप देखिए कि इस वक्त जो यहाँ पर अधिकारी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं और इस बीच में जो भी लोग इस तरह से संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनको रोक करके पूछताछ करने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल एक अघोषित कर्फ्यू जैसे सोमवार को था वैसे ही आज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि महाराजगंज से जब हम थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे रामपुरवा चौराहा या आसपास, तो वहाँ कुछ दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल जो महाराजगंज इलाका है वहाँ इस वक्त सारी दुकानें बंद हैं। बड़े अधिकारी मौके पर हैं और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए। इंटरनेट अभी भी यहाँ पर बंद है और गिरफ्तारियों की बात करें तो 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ऐसे में उसको चिन्हित करने की कोशिश हो रही है और तमाम इस तरह की जो कोशिशें लोगों को समझाने बुझाने की हैं, अफवाहें ना फैलाने की हैं, अफवाहों पर यकीन ना करने की है, ये सब लोगों से मिलजुल कर पुलिस प्रशासन करने की कोशिश में लगा हुआ है। बहराइच से अपने सहयोगी विनीत वर्मा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो तनाव बना हुआ है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 13 तारीख की है जिस दिन इस बवाल की शुरुआत हुई थी। दूसरी तस्वीर सोमवार की है जब बहराइच के महाराजगंज में हिंसा और आगजनी हुई थी। और अब आज की तस्वीर है जहां पर फिलहाल शांति है। एक तरह से हालात संभले हुए हैं, तनावपूर्ण हैं लेकिन फिलहाल संभले हुए हैं। और हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने बहराइच के डीएम मोनिका रानी से हालात के बारे में बात की। मेरे साथ बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी जी हैं। मैम, अभी हम जहां खड़े हैं परसों यहाँ हिंसा हुई, कल हिंसा हुई, अभी सिचुएशन कैसी है? देखिए, स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण में है। रात्रि में भी जो है अधिकारी भ्रमणशील रहे। पूरे एरिया को सेक्टर में, जोन में बांट दिया गया। जो संवेदनशील गांव हैं उसमें भी जो पीएसी लगी हुई है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं।
माननीय आयुक्त महोदय, डीआईजी साहब वो भी स्थिति पर देखे हुए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, तो लोग आपसी समन्वय बना के रखें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है और पुलिस द्वारा जो है वो सुसंगत धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला तो लोगों के जहन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, अफवाहें जो आप जो कह रही हैं कि बम रख दिया है, तमाम सारी चीज़ें रख दी हैं, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो इंटरनेट का रेस्टोरेशन है वो कब तक हो जाएगा, या अब तक अरेस्टिंग वगैरह कितनी हुई है, अगर इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें। इसमें जो है अरेस्टिंग 30 से ऊपर हो चुके हैं और जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब की वीडियोग्राफी हुई है और उनके चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। और कल और परसों में जो घटनाएं हुई थी वो दुखद है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। मेन अक्यूज्ड उसमें भी कार्रवाई चल रही है पुलिस के माध्यम से और यथाशीघ्र आपको जो है इसमें बड़ी चीज़ देखने को। उम्मीद है कि यह घोषित कर्फ्यू जल्दी ही खत्म हो जाए। हाँ, स्थिति अब नियंत्रण में है, तो स्थिति को देखते हुए 2-3 दिन इसको देखते हुए आज देखेंगे, कल देखेंगे और फिर उसके बाद में जो अन्य व्यवस्थाएं करनी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और फिर स्थिति अब नियंत्रण। थैंक यू सो मच। तो मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच, जो कि उस इलाके में है जहां पर हिंसा हुई थी, ये ठीक वही जगह है जहां पर जो रामगोपाल मिश्रा था उसकी हत्या हुई थी। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल अधिकारियों के साथ गश्त करते हुए उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो बात करते हैं अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। बेल्लारी रोड पर भारी जल भराव हो गया है। हवाई अड्डे की ओर जाने वाले यातायात बुरी तरह से प्रभावित बताया जा रहा है। यात्रियों से ये अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना पानी को ध्यान में रखकर बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल खिदवाई। बारिश होते ही इस शहर का क्या हाल होता है आपके स्क्रीन पे है। यह है चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच की तैयारी यहाँ चल रही है, लेकिन बारिश की वजह से प्रैक्टिस भी रोकना पड़ा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भी वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे ही जल जमाव होता है इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है काफ़ी धीमा हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण कई जगहों पे हुआ है। पानी निकालने वाले जो नाले हैं उस पर अतिक्रमण हुआ, झीलों तक जो पानी को ले जाता है रास्ता उस पर अतिक्रमण हुआ। और यह सब तब हुआ जबकि देश के सबसे पुराने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में से एक बेंगलुरु का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। गाड़ियों की आवाजाही देखिए कितनी धीमी हो गई है। हमारे कैमरा पर्सन कुमार जब दाहिनी तरफ गाड़ी कैमरे को पैन करेंगे तब आप देखिए वहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। सामने देखिए वहाँ भी गाड़ी की आवाजाही काफ़ी धीमी है। तो ये एक पुरानी समस्या है इस शहर की। और अब हम इसके बाद आगे चलते हैं एमजी रोड पे। अब हम पहुँच गए हैं एमजी रोड पर चिन्नास्वामी को पार करने के बाद और यहाँ भी देखिए जल जमाव और गाड़ियों की आवाजाही कितनी धीमी है क्योंकि गाड़ियों की यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। आबादी के तकरीबन बराबर हो चुकी है अब गाड़ियों की संख्या। 1,10,00,000 के आसपास इस शहर में रजिस्टर्ड व्हीकल हैं। नतीजा आपके सामने है। दाहिनी तरफ देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी रफ्तार धीमी है। कई जगहों पर सिग्नल की वजह से, कई जगहों पर जल जमाव की वजह से। तो जैसा कि मैं बता रहा था 1,10,00,000 के आसपास यहाँ रजिस्टर्ड व्हीकल हैं और 1,30,00,000 के आसपास आबादी है। और इसकी जो वजह है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही खस्ता हाल है यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खस्ता हाल होने की वजह से 1,30,00,000 की आबादी वाले इस शहर में 1,10,00,000 के आसपास रजिस्टर्ड व्हीकल हैं। दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ यहाँ हर रोज़ आती हैं और इसकी वजह से रफ्तार यहाँ पे सड़कों पे गाड़ियों की कम है। और इसी खबर के साथ आपको ये भी बता दें कि चेन्नई में भारी बारिश के कारण हाई कोर्ट ने छुट्टी का ऐलान किया हुआ है। देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पे जारी रहेगा। नमस्कार।